Hello guys, welcome to UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the Indian Express complete newspaper and editorial analysis of 4th of October 2020. So guys, let's start. Uh, in the first page, there is a multiple news, but that's not important for us because अभी आपको पता है कि बिहार में भी इलेक्शन चल रहे हैं, यूएस में भी इलेक्शन चल रहा है। तो आप देखोगे कि ये सारे यूएस और बिहार के इलेक्शन पे ही भरा पड़ा है और महाराष्ट्र की स्प्लिट जो चल रही है कि अर्नब गोस्वामी और उसके लिए, तो दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो फर्स्ट पेज पे एज सच कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि स्क्रैम्बल ऑफ बैट हो गया दिल्ली में, ठीक है, तो इससे हमें कोई यूपीएससी से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एनेक्सिटी, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो जेल ने डिनाई कर दिया वो जज वांट तिहाड़ इंस्पेक्शन, तो दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा था कि इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और आपको केवल इम्पोर्टेंट की ज़रूरत है, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। CTPS पे भी कोई ज़्यादा नहीं है, कहाँ पे कितनी डेथ हुई है। फायर क्रैकर ग्रीन के लिए मतलब सेल ऑफ ग्रीन क्रैकर लो ट्रेडर्स साइड कोविड एक्सपेंस, तो ये ग्रीन क्रैकर्स की भी जो सेल है वो कम हो गई है। तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम दीज न्यूज आइटम्स। एमिड फेस्टिव सीजन गुड़गांव हेल्थ डिपार्टमेंट इशू कोविड एडवाइजरी, तो गुड़गांव ने कोविड एडवाइजरी जारी कर दी है। लेकिन अब देखिए, जैसे मान लीजिए गुड़गांव ने कोविड एडवाइजरी जारी कर दी है, तो अभी क्या होगा कि फेस्टिवल सीजन खत्म हो जाएगा। अब आप खुद सोच के देखिए कि यूपीएससी क्यों पूछेगा, कि यूपीएससी ये तो पूछेगा नहीं कि फेस्टिव सीजन में गुड़गांव ने कौन सी एडवाइजरी जारी करते, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही करके पढ़ना है कि जो चीज़ें आप खुद सोचिए कि क्या ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। अगर नहीं पूछ सकता तो उसको हमें स्किप करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनल जो है दिल्ली का खुल गया है, तो अभी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों ही होगा, ठीक है। अब ये दिल्ली का एक वो है न्यू रेस्टोरेंट विल नॉट नीड टूरिज्म डिपार्टमेंट नॉट, तो अभी जो दिल्ली में नए रेस्टोरेंट खुलेंगे उनको टूरिज्म डिपार्टमेंट की नोट की ज़रूरत, उनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। याद रखिएगा, कहीं यूज कर सकते हैं आप आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो एडिटोरियल्स भी हैं आज, और यहाँ पे भी कुछ, अब ये बिहार के इलेक्शन पे है, नॉट इम्पॉर्टेंट। योगी टू विजिट 5, तो ये कैंपेनिंग हो रही है बिहार की। अब ये न्यू डाटा में एक्यूरेट फोरकास्ट हेल्प फार्मर्स फिशरमैन सेव करोड्स, एक सर्वे हुआ है तो इसमें बताया गया, ठीक है। नाउ द एनुअल इकोनॉमिक बेनिफिट टू एग्रीकल्चर हाउस होल्ड फार्मर एंड लाइव स्टॉक ओनर्स taken together from accurate weather forecasting by the IMD and other agencies working under the Ministry of Earth Science, ठीक है। तो एक सर्वे हुआ है और उसमें जो है हाउस होल्ड एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड जो होगा, लाइव स्टॉक ओनर्स के जो भी कंसिडरेशन और वो जो प्रोडक्शन हुआ उन सबको कंसिडरेशन में लेके एक सर्वे किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको IMD के बारे में बताता हूँ, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये करता क्या है, ये फॉर्म हुआ था 1875 में, आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। अब देखिए IMD जो है ना, ये आपको यूपीएससी में फंसा सकता है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा भी दे सकता है कि मतलब मान लीजिए कि कोई वाटर से रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री दे देता। अभी आपको अगर वाटर से रिलेटेड 3 मिनिस्ट्री देगा, एक अर्थ से रिलेटेड देगा, तो आपको लगेगा अर्थ से क्यों होगा, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसे फंसा सकता है, ये याद रखिएगा। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें इन्होंने कोई डेट याद रखा है, ठीक है। तो इन्होंने दिया है कि Ministry of Earth Science has been calculated at rupees 13,331 crore and incremental benefit over the next 5 years is estimated to about rupees 48,056 crore for the community according to a study conducted for the ministry। तो ये इतना बेनिफिट दिखाया गया है कि अगर प्रॉपर फोरकास्टिंग होगी तो इतना बेनिफिट जो है वो मतलब फोरकास्ट किया, मतलब एस्टिमेट किया गया है कि इतना बेनिफिट हो सकता है। ये डेटा है सारे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस। एनुअल इनकम गेन्ड बाय फिशर फॉक मीनवाइल इट एस्टिमेटेड टू बी 663 करोड़। तो जो
जो फिशरमैन्स हैं, अगर उनका जो ओशंस के जो वेदर कंडीशन है और उनकी जो फोरकास्टिंग है उसके थ्रू उनके 660 करोड़ के फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारे क्या कहते हैं डेटा है जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए कि ये बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। ओके, द फाइंडिंग आर द रिपोर्ट ऑफ स्टडी कैरिड आउट बाई द, तो स्टडी किसने किसने कैरी की है, NCAER ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बिहाफ पे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने ये कंडक्ट की है, ठीक है। टू एवेल्युएट इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल मानसून मिशन विच वाज लॉन्च इन 2012। तो 2012 में नेशनल मानसून मिशन लॉन्च किया गया था। तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो अभी जो डेटा मैंने आपको बताया वो डेटा जो है उस मिशन से एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट है कि क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है, एस्टिमेशन था वो। द गवर्नमेंट हैज सो फॉर इन्वेस्टेड अराउंड ₹1000 करोड़ इन द मिशन, 1000 करोड़ लगभग इन्वेस्ट किया जा चुका है उसमें। NCAER is an independent non-for-profit economic policy research think tank based on national capital। तो ये याद रखिएगा, NCAER एक इंडिपेंडेंट नॉन फॉर प्रॉफिट बॉडी है, नॉन फॉर प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक है बेस्ड ऑन नेशनल कैपिटल। ये याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये इंडिपेंडेंट और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मानसून मिशन एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, द कंट्री वुड गेन इकोनॉमिक बेनिफिट वर्थ ₹50, ठीक है। तो अगर ₹1 वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ₹1 इन्वेस्ट हो रहा है मानसून मिशन में तो लगभग ₹50 का बेनिफिट होगा, ठीक है। सिमिलरली इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड ओशन स्टेट फोरकास्ट। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि ओशन स्टेट फोरकास्ट कौन करता है, इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। एंड वार्निंग टू फिशर फॉक गोइंग आउट टू सी एवरीडे। तो जो मछुआरे होते हैं वो जब जाते हैं तो उनको वार्निंग प्रोवाइड करता है और वेदर के फोरकास्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। द स्टडी स्पैन्स अक्रॉस 173 रेनफेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ 16 स्टेट। तो 16 स्टेट जो है रेनफेड डिस्ट्रिक्ट के, मतलब देखिए 16 स्टेट हैं रेनफेड डिस्ट्रिक्ट, उसमें 173 जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, तो इनकी फोरकास्ट की जाती है, ठीक है। 98% फार्मर्स मेड मॉडिफिकेशन सजेस्ट। तो अभी जो जैसे देखो, जैसे मान लीजिए हमें फोरकास्टिंग पता चल गई, हमें पता है कि मान लीजिए रेनफॉल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो राइस का कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया, फोरकास्ट के थ्रू अपनी क्रॉप को पैटर्न को चेंज कर दिया, ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ में कुछ चेंजेस किए हैं, सोइंग में कुछ चेंजेस किया है, हार्वेस्टिंग में, प्लॉइंग में, तो इन सारी चीज़ों में उन्होंने चेंज करके बहुत सारे बेनिफिट लिए हैं, ठीक है। पोटेंशियल फिशिंग जोन भी बताया गया, क्योंकि देखो पोटेंशियल फिशिंग जोन वो होता है जहाँ पे, अब सबसे ज़्यादा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी आपको पता होगा, जहाँ पे वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट जहाँ पे थोड़े मिक्स होते हैं वहाँ पे मेजर फिशरी जोन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उनका वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू वो भी फाइंड आउट किया जाता है और उससे फिशरीज में भी हेल्प मिलती है। तो दैट इज़ अ थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। गवर्नमेंट 2.5 करोड़ रूरल होम गेट टाइप वाटर, तेलंगाना टॉप, ठीक है। इसमें हुआ क्या है कि जल जीवन मिशन जो है उसमें क्या हुआ था कि 2024 तक जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनको टैप वाटर प्रोवाइड करने की बात की गई थी। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं वो ध्यान रखिएगा। गोवा हैव बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू प्रोवाइड द टैप कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड। तो गोवा एक पहला स्टेट बन गया है कंट्री में जिसने सबसे पहले जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उनको टैप वाटर प्रोवाइड किया है, ठीक है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की अगर हम बात करें तो तेलंगाना ने टॉप किया है, ऊपर दिया हुआ था। बिहार सेकंड प्लेस पे है, ठीक है। एंड उसके बाद है मणिपुर। तो तीन आप टॉप में तीन को याद रखिएगा, तेलंगाना, बिहार और मणिपुर, ठीक है। वेस्ट बंगाल बॉटम में है, ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल बॉटम में है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेट जो है वो गोवा था
जिसने सबको टैप वाटर प्रोवाइड किया है, ठीक है। जन नरवाने स्टार्ट नेपाल विजिट टुडे विल मीट ओली, तो ओली से मीट करने के लिए जन नरवाने जा रहे हैं, इंडियन आर्मी चीफ हैं ये। तो अभी क्या हुआ था कि वहाँ के जो इंडियन आर्मी चीफ हैं उनको ऑनरेरी जनरल की जो पोस्ट है वो दी गई थी, तो अभी वहाँ भी नेपाल में भी दी जाएगी। और वैसे भी जो भी नेपाल से हम एक रोड बना रहे थे, ठीक है, उस रोड का नाम था लिपुलेख टू मानसरोवर तक रोड बनाई जा रही थी। उसमें भी जब स्टैंड ऑफ हुआ इंडिया और चाइना का, तो नेपाल ने हर्डल्स स्टार्ट किए थे उस पर भी, तो उसके लिए भी बातचीत करेंगे और इनको ऑनरेरी जनरल का वो दिया जाए। जैसे धोनी को आपने देखा हो कि धोनी सेना में है, तो वो भी ऑनरेरी हैं, वो कोई जाके वहाँ पे काम नहीं करते, लेकिन उनको ऑनर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। सेंटर आस्क स्टेट टू रिव्यू कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड फॉर इम्यूनाइजेशन। तो इसमें हुआ क्या है कि सेंटर ने स्टेट्स को बोला है कि अपनी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ सही रखिए, क्योंकि जब कोविड की वैक्सीन आएगी तो उसको रखने के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब एक प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह होना चाहिए। उसके लिए सेंटर ने स्टेट से कहा है कि अगर है तो बढ़िया है, इसको डाइवर्सिफाई भी कीजिए, अगर नहीं है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आपको करना होगा। जयशंकर अर्ज गल्फ नेशन टू फैसिलिटेट रिटर्न टू इंडियन रिज्यूम वर्क। तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया के जो 80 मिलियन पीपल है ना, वो वेस्ट एशिया में रहते हैं। तो गल्फ नेशंस जो हैं उनसे कहा गया है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से, उन्होंने कहा है कि देखो अभी जब लॉकडाउन हुआ तो सारे लोग यहाँ आ गए थे इंडिया के, तो उन्होंने कहा कि उनको वापस बुलाया जाए। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। सऊदी अरेबिया हैज एन इंडियन एक्सपर्टाइट पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2.6 मिलियन। 2.6 मिलियन सऊदी अरेबिया में है, वाइल यूएई इज़ होम टू सम 3.4 मिलियन इंडियन। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में 3.4 मिलियन है। तो ये दैट इज़ द थिंग। अभी इंडिया ने उनसे कहा है कि इन लोगों को वापस बुलाइए, जिससे अपने वर्क प्लेस पे वापस जा सकें। एडिटोरियल पेज पे करेक्टिंग द टेक एक है लॉ प्रेजुडिस, ये बिहार के ऊपर लिखा गया है, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है। इसमें मेन सेंट्रल थीम यही है कि जो डोमिनेशन है वो अपर क्लास के पास है, पॉलिटिकल विल जो है अपर क्लास के पास है, लोअर क्लास केवल वोट देने के लिए ही रह गया है। लेट लॉ नॉट टू डू देम पार्ट, तो मैरिज इनइक्वालिटी पे लिखा गया है। LGBTQ पे ये मैं डिस्कस करूँगा, तो ये दोनों और ये मैं डिस्कस करूँगा। इसके आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है, ये लास्ट में डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान एंड वाई पाक हैज़ गिवन इट प्रोविंस स्टेट, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। चाइना अनेक्स 150 हेक्टेयर्स ऑफ नेपाल टेरिटरी से रिपोर्ट। तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना ने नेपाल की 150 एकड़ की टेरिटरी जो है एनेक्स कर दी है। तो उनका तो वही काम ही है, वो पहले फ्रंट बनाते हैं, फिर जब आपकी वीकनेस को जान जाते हैं, आपको वीक कर देते हैं, तब उसके बाद वो काम करते हैं। दैट इज़ द थिंग। लेकिन बीजिंग ने इसको डिनाई किया है। इकोनॉमी मूविंग फास्टर बट रोड ब्लॉक रिमेन सो डेटा। तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि इकोनॉमी जो हमारी फास्ट मूव कर रही है। अब देख लेते हैं। तो इन्फ्लेशन जो होता है उसके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि हाई इन्फ्लेशन शुड बी टेम्परेरी इन आवर व्यू। तो इन्फ्लेशन जो है टेम्परेरी है। जैसे 2 सीजन आती हैं, वन देयर इज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन WPI एंड CPI। WPI और CPI में जो सीजन हैं, 1-2 सीजन, उनमें डिफरेंस होता है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन दिख रहा है। That itself shows that should be something to do with logistic and with the good agricultural season that coming and the new crop with us। मैंने कहा कि नई एग्रीकल्चर सीजन आ रही है, नई क्रॉप भी हमारे पास आ रही है, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस एंड इट विल डिक्रीज द इन्फ्लेशन डिक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए हम फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स के यहाँ जब ग्रेन्स मान लीजिए ज़्यादा हो गए तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे, तो इनका डिमांड कम है तो कहेंगे हमको कम पैसे दो। मान लो मार्केट में यहाँ पे गई तो इसकी प्राइस कम हो गई, तो प्राइस कम हो जाएगी, तो इसकी प्राइस मान लीजिए कम होगी, तो महंगाई जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही साइकिल इसका चलता है। ओके नाउ, तो अभी इसमें कुछ रोड ब्लॉक्स की बात की गई है। पहला कंसर्न है वीक एम्प्लॉयमेंट नंबर। तो एम्प्लॉयमेंट नंबर बहुत वीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट सबकी, बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल नहीं रही है। तो पहला वो रोड ब्लॉक है। देयर इज ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। तो इकोनॉमिक रिकवरी तो हो रही है,
लेकिन वो सस्टेन कब तक रहेगी, दैट्स नॉट क्लियर प्रेजेंटली, बिकॉज अभी हम सोच सकते हैं कि इकोनॉमी मान लीजिए रिकवर कर रही, नॉर्मलाइज हो रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इसकी वजह से हो रही हो, या टेम्परेरी नेचर की हो सकता है, बाद में चेंज हो जाए, ठीक है। द कंसर्न नॉट विद स्टैंडिंग अक्टूबर विटनेस, तो अभी क्या हुआ है, इन्होंने को डेटा दिया जहाँ पे बूस्ट हुआ इकोनॉमी में, तो पॉजिटिव डेटा किसमें इन्होंने दिया है, कंसर्न और अक्टूबर विटनेस द न्यू एडिशन टू पॉजिटिव डेटा फ्लो सीन इन सितंबर, तो पेट्रोल की सेल्स जो है वो हाई हुई प्री कोविड लेवल से, सितंबर में हाई हुई थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हाई हुआ, राइज हुआ है, ठीक है। एंड बैंकिंग सेक्टर में भी जो बोरोइंग है वो भी ज़्यादा हुई है, तो मान लीजिए बोरोइंग ज़्यादा होगी, तो अगर बोरोइंग ज़्यादा होगी, मान लीजिए हमने पैसा ज़्यादा लिया तो हम ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, मार्केट में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा खरीदेंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, हम ज़्यादा खरीदेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, तो ऐसे ही विशेष साइकिल चलती रहती है। पीएम ने वर्चुअल मीट रखी है इन्वेस्टर्स की एक बिडिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें शामिल कौन होंगे, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल विद द लीडर ऑफ टॉप पेंशन एंड सॉवरेन वेल्थ फंड एंड डोमेस्टिक बिजनेस लीडर, ठीक है। तो डोमेस्टिक बिजनेस लीडर होंगे, सॉवरेन वेल्थ फंड के जो बड़े जो लोग हैं वो लोग होंगे, ठीक है। तो इसके लिए किया गया है, अब इसमें बिडिंग की जाएगी और इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेने के लिए मोदी जी जो है वो काम करेंगे, ठीक है। ओके, सो ओके गाइज, यहाँ पे बात हो रही है इंपॉर्टेंस ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान एंड वाई पाक हैज गिवन इट प्रोविंशियल प्रोविंस स्टेटस। और नंबर 1 ऑब्जर्व एवरी एंड गिलगिट Baltistan as Independence Day, Pakistan Prime Minister Imran Khan announced that the government would give the region provisional provincial status. When that happened, GB will become the 5th province of पाकिस्तान। तो उसके बाद मतलब इंडिपेंडेंस डे पे क्या किया था, पाकिस्तान ने इसको प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया था, और गिलगिट बाल्टिस्तान इसका 5वां प्रोविंस बन गया था पाकिस्तान के। ऑल्दो द रीजन इज क्लेम्ड बाय इंडिया एज पार्ट ऑफ अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ऐसा माना जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ का पार्ट है, ठीक है। इंडिया ऐसा मानता है। गिलगिट बाल्टिस्तान इज अ नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान, प्रोवाइडिंग द कंट्री ओनली टेरिटोरियल फ्रंटियर एंड दस ए लैंड रूट विद चाइना, तो ये लैंड रूट है चाइना का, और टेरिटोरियल फ्रंटियर के मतलब कंसीडर किया जाता है इसको, ठीक है। द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हैज मेड द रीजन वाइटल फॉर बोथ कंट्रीज इन रिसेंट एनालिसिस बाय एंड्रू स्मॉल, ठीक है। The ambitious project is seen to have been going slow for a combination of region, but given the strategic interests of both countries, CPEC will continue। तो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो चाइना रोड्स बना रहा है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज के थ्रू। तो इसमें ऐसा लिखा गया है कि उसके थ्रू जो चाइना और पाकिस्तान की जो बाउंडेशन है वो दोनों मजबूत हो रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान वेस्ट इन अफगानिस्तान टू इट्स साउथ इन इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के वेस्ट में है, और पाकिस्तान की जो POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके साउथ में है। एंड टू ईस्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो ये याद रखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है। द प्लान टू ग्रांट GB प्रोविंशियल स्टेटस गैदर टू स्पीड ओवर द लास्ट 1 year while some commentary linked to CPEC and Chinese interest, तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना के इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान ने ऐसा किया है, ठीक है। अब व्हाट इज द रीजन करंट स्टेटस, तो करंट स्टेटस क्या है, दो पाकिस्तान लाइक इंडिया लिंक GB's फेट टू दैट ऑफ कश्मीर, तो पाकिस्तान भी कहता है कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो POK का है, इंडिया कहता है जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। It is administrative arrangements are different from those in POK, while POK has its own constitution that set out its power and their limit, तो POK का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे अभी तक हमारे जम्मू एंड कश्मीर का था। गिलगिट बाल्टिस्तान हैज बीन रूल्ड मोस्टली बाई एग्जीक्यूटिव फैट अंटिल 2009, द रीजन वाज सिंपली कॉल्ड नॉर्दर्न एरिया, तो रीजन को 2009 तक नॉर्दर्न एरियाज ही कहा जाता था, ठीक है। नाउ
वाई द सेपरेट स्टेटस क्यों दिया गया, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। पाकिस्तान सेपरेट अरेंजमेंट विद जीबी गो बैक टू सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट कम टू एडमिनिस्टर इट 7 on November 1, 1947 after JNK rule. Hari Singh had signed the instrument of accession with India and the Indian army had landed in the valley to drive out the tribal invaders from Pakistan. There was a rebellion against Hari Singh in Gilgit, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हरी सिंह जो थे उन्होंने, देखो पहले जम्मू एंड कश्मीर को बात हो रही थी कहाँ पे शामिल होगा, ठीक है। तो बाद में ऐसी ऐसी कुछ सिचुएशन आई कि हरी सिंह को इंडिया से क्या मांगनी पड़ी, हेल्प मांगनी पड़ी। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी, तो इंडिया ने क्या किया था कि वहाँ के जो ट्राइबल इन्वेडर्स थे उनको इंडिया ने वहाँ से भगा दिया था। तो इसलिए भी उन्होंने किया है कि दिस कैन बी हैपन इन द सेकेंड टाइम ऑल्सो। ए स्मॉल फोर्स रेज्ड बाई ब्रिटिश टू गार्ड गिलगिट ostensibly on behalf of Kashmir ruler, but in fact to serve its administration of the Gilgit agency on the frontier of what was the Soviet British Great Game territory. Mutinies under the leadership of its commander Major William Alexander Brown. Gilgit has been leased to the British by Hari Singh in 1935. तो गिलगिट बाल्टिस्तान जो है 1935 में जो ब्रिटिशर्स हैं उनको लीज पे दे दिया गया था, ठीक है। और उनकी छोटी सी आर्मी थी जो उसको गार्ड करती थी गिलगिट बाल्टिस्तान को। तो थोड़ा हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन जब इन्वेजन स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी थोड़ी सी, वो समझ लीजिए एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो फेल साबित हुई, ठीक है। हरि सिंह सेंड हिज रिप्रेजेंटेटिव ब्रिगेडियर घनसार सिंह एज गवर्नर एंड ब्राउन टू टेक चार्ज ऑफ गिलगिट स्काउट्स। तो उन्होंने घनसार सिंह को गवर्नर बना के भेजा, बट आफ्टर टेकिंग प्रोटेक्टिव कस्टडी ऑफ गवर्नर ऑन November 1, ब्राउन वुड रेज the Pakistan flag in his headquarter. Later the Gilgit scout managed to bring Baltistan under their control. तो उन्होंने जो स्काउट को भेजा था ना उनके साथ चार्ज लेने के लिए, उसने गद्दारी की। उसने क्या किया कि उसने हेडक्वार्टर पे पाकिस्तानी फ्लैग को लहरा दिया, फ्लंग कर दिया। वो चाहता था कि वो वहाँ पे चला जाए, पाकिस्तान में हो जाए। पाकिस्तान डिड नॉट एक्सेप्ट जीबी एक्सेशन ऑल्दो इट टुक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी। तो अब मेन रीजन यही है, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया गिलगिट बाल्टिस्तान का एनेक्सेशन, ठीक है। एक्सेशन को उसने पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। एंड इट टुक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो टेरिटरी की उसको उसने ले ली। आफ्टर इंडिया वेंट टू यूएन एंड सीरीज ऑफ रेजोल्यूशन वर पास इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ सिचुएशन इन कश्मीर। पाकिस्तान बिलीव दैट द नाइदर जीबी नॉर पीओके शुड बी एनेक्स टू पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो ऐसा कंसीडर ही नहीं करता कि उसने पीओके को और गिलगिट बाल्टिस्तान को एनेक्स किया हुआ है, ठीक है। एज दिस कुड अंडरमाइन द इंटरनेशनल केस ऑफ plebiscite in the Kashmir. It also recounts that the event of plebiscite ever take place in Kashmir. Votes in GB will be important too. This is why only being called provisional provincial status. कभी जो प्लेबिसाइड हुआ था वहाँ पे पहले ही जब हुआ था, उसमें क्या हुआ है कि वो कश्मीर में हुआ, वो वोट करता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसीलिए इसको प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया है पाकिस्तान ने अपने में, ठीक है। इस ग्रांटिंग दिस स्टेटस स्टेप टुवर्ड पाकिस्तान एक्सेप्टिंग द एलओसी स्टेटस को, वाइल इंडिया हैज ऑब्जेक्टेड टू प्लान टू मेक जीबी ए प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था। इन द रिसेंट पास असर्टेड दैट इट विल टेक कंट्रोल ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। तो इंडिया ने ये भी कहा था कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान पे अपना कंट्रोल ले लेगा। ये भी एक रीजन है कि उसने एक सेपरेट स्टेटस दे दिया है पाकिस्तान ने उसको, कि वो उसको अपने में एक उसका प्रोविंस हो गया है, ठीक है। देयर इज अ रियलाइजेशन दैट इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द मैप नाउ इन द सेंस इट कैन आर्ग्यू दैट मर्जर ऑफ जीबी विद पाकिस्तान इज मूव दैट इट कुड हेल्प बोथ कंट्रीज पुट द पास्ट बिहाइंड द मूव फॉरवर्ड एंड द कश्मीर इशू समटाइम्स इन द फ्यूचर। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर वो गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने में ले ले, इंडिया ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, लेकिन कश्मीर को यहाँ पे कर दे इंडिया के टेरिटरी में, तो ये हमारा फ्यूचर हो सकता है अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट आती है तो, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग क्या करते हैं, क्या मांग रहे हैं, तो उन्होंने वो मानते हैं कि वो पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, देखो मुसलमानों में शिया और सुन्नी हैं तो उनमें भी डिस्पैरिटीज़ हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इंडिया में होना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि वो पाकिस्तान में होना चाहिए। तो दैट इज़ अ थिंग
वैसे देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए ना पहले आपको इंडिया और गिलगित बाल्टिस्तान या पाकिस्तान की जो वो है हिस्ट्री जो है वो समझनी आपकी ज़रूरी है। अगर जब तक आप वो नहीं समझेंगे ना, आपको पॉइंट्स तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है ना तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पढ़िएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो समझ में नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपका बैकग्राउंड सही नहीं है, आपको हरि सिंह के टाइम पे क्या क्या हुआ था वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। तो दैट इज द थिंग करप्टिंग द टेक। तो इसमें वही हुआ है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी झारखंड में केस आया कि बैंक वालों ने और इंस्टीट्यूशन ने मिलके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मिसयूज किया और क्या किया कि उसको मतलब कि वहाँ से तो हो गया, अप्रूवल मिल गया था, लेकिन बच्चों के पास पहुँचा ही नहीं। माइनॉरिटी के स्टूडेंट थे उनके पास भी नहीं पहुँचा। ऐसा देखा जा रहा है बहुत सारी जगहों पे कि कैश में दे दिया जा रहा है। अब कैश में मान लीजिए 60,000 स्कॉलरशिप है तो उनको 20,000 ही दी जा रही है, तो 3 लोगों में बांट दे रहे। तो ऐसे केसेस आए हैं, उसी के ऊपर लिखा गया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। पर्पस लॉग इन लब जिहाद, तो लब जिहाद के बारे में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को कि ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अपनी अपनी चॉइस होनी चाहिए, वो किसको चूज करेगा किसको चूज नहीं करेगा, ठीक है। अब उन्होंने क्रिटिसाइज गवर्नमेंट के भी किया है कि वो और भी जो है एजेंडे हैं कि एजुकेशन हब बनाया जाए, बिजनेस नए स्टार्ट किया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए स्टेट को, तो वो नहीं किया जा रहा है। ये यूपी और हरियाणा के कॉन्टेस्ट में लिखा गया है जो लब जिहाद के ऊपर कानून बनाने वाले हैं। तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि लब जिहाद जो है वो किसी एक कुछ केसेस के ऊपर ऐसा करके नया ऐसा रूल नहीं बनाना चाहिए कि कोई अगर चाहे तो दूसरे जो रिलीजन है उनमें शादी ही ना कर पाए। और ऐसा ऐसा हमें राइट भी दिया हुआ है कि हम किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन या किसी भी जो फेथ है उसको हम फॉलो कर सकते हैं, तो उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि नया रूल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही रूल हैं। जैसे किसी न किसी की डेथ कर दी लब जिहाद के उसमें, तो उसके लिए पहले से रूल बनाए गए, उनको और टाइट किया जाए, उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन नया लॉ ऐसा लाना है जिसपे लब जिहाद के उस पर कि कोई जो लेडी है हिंदू वो मुस्लिम से शादी ही ना कर पाए, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो वही क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। तो आइए दूसरा देखते हैं, लेट लॉ नॉट टू डू देम पार्ट। तो इसमें LGBTQ की बात की गई है। पूरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया है, मैं आपको बताता चलूँगा, मैंने पढ़ा है इसको। रिसेंटली 3 कपल्स, तो ये तो डेटा दिया गया, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट तो 3 लोग थे, उन्होंने शादी की थी, तो उन्होंने वो दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। अगर देखिए मान लीजिए सेम सेक्सुअल मैरिज हो रही है, मान लीजिए कोई लड़का है किसी लड़के से ही शादी कर रहा है, तो उन्होंने उसमें पिटीशन डाली गई थी कि वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये जो ऑथर हैं रुथ वनीता, इन्होंने एक बुक लिखी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिखा है कि आई एग्जामिनेड 100 ऑफ केसेस ऑफ सच यंग वुमेन, ऑलमोस्ट ऑल फ्रॉम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लोअर इनकम बैकग्राउंड। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी वुमेन्स को एग्जामिन किया है जो सारी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड से थी। हु गॉट मैरिड बाई रिलीजियस रिचुअल, तो उन्होंने रिलीजियस रिचुअल से शादी की। और इस तो या फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जॉइंटली सुसाइड कर लिया अगर लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। दे आर ऑल फ्रॉम, तो इन्होंने कहा कि सारे उसमें से थी, सारे रिलीजन जितने भी हैं उसमें भी तीनों का मोस्ट ऑफ देम हैड नेवर हर्ड वर्ड लाइक लेस्बियन और गे। तो बहुत सारे लोगों ने तो लेस्बियन और गे नाम का वर्ड भी नहीं सुना था, तो उन्होंने कहा अवेयरनेस भी होनी जरूरी है। द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली कोटेड सेइंग दैट सेम सेक्स मैरिजेस आर अगेंस्ट इंडियन वैल्यूज। तो इंडियन वैल्यूज के अगेंस्ट से सॉलिसिटर जनरल ने कहा है, ठीक है। ऐसा सॉलिसिटर जनरल जो हमारे हैं उन्होंने कहा था। इन मेनी केसेस फैमिलीज वॉलेंटरी सेपरेटेड द कपल, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा मार पीट के दोनों कपल्स को अलग कर दिया गया। सो दैट इज़ अ थिंग। बिहार में जया और तनुजा, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा है कि बहुत सारी जगहों पे लोगों ने सेलिब्रेट की है ऐसी वेडिंग को। जैसे जया और तनुजा 2 नर्सेस थी, उन्होंने शादी की थी बिहार में, तो वो एक्सेप्ट किया गया था। मेल फीमेल कपल हुज फैमिली डिसअप्रूव्ड देयर रिलेशनशिप आल्सो मैरी बाय रिलीजियस राइट्स। तो उन्होंने कहा कि मेल और फीमेल की जो कपल होते हैं, अगर फैमिली ने उसको ऐसा बोल दिया कि भाई चलो ठीक है हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो जाके कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, वो रिचुअल से अपनी खुद की भी शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। इट इज़ प्रिसेसली बिकॉज इंडियन डिसएग्री अबाउट वैल्यूज़ दैट द स्पेशल मैरिज एक्ट एग्जिस्ट। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा होता है कि लोग जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको क्या करते हैं, उसकी जो वैल्यूज है उसको डिनाई करते हैं, उसको वो मानते नहीं हैं। इट अलाउज कपल हुज मैरिज में बी डिसअप्रूव्ड बाय एनी रीजन टू ऑब्टेन द लीगल राइट ऑफ मैरिज। तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो कहता है कि अगर उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो लीगल राइट ऑफ मैरिज है उनके पास, वो कोर्ट में जाके मैरिज कर सकते हैं इफ़ दे आर, मतलब कि वो माइनर नहीं है। तो उन्होंने एक ऑथर जो है उन्होंने एक हिंदू प्रीस्ट का भी वो इंटरव्यू लिया है जो सेम सेक्स वेडिंग कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि आत्मा जो है वो उसका कोई जेंडर नहीं होता, ना उसका कोई रिलीजन होता है, ठीक है, उन्होंने कहा है। उन्होंने एक बुक का एग्जाम्पल भी दिया है, कथा सरिता सागरा प्रोवाइड द सेम एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉस क्लास एंड क्रॉस कास्ट कपल हु वांट टू मैरिज। तो उन्होंने एक बुक का दिया है, संस्कृत टेक्स्ट है, तो उसमें भी वो दिया गया है कि क्रॉस कास्ट और क्रॉस क्लास मैरिज हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो पुराने उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। In most countries the demands of marriage equality has come not for LGBT movement leader but ordinary people। तो बहुत सारी कंट्री में डिमांड हुई है कि LGBT मूवमेंट, मतलब कि जो डिमांड हुई है वो LGBT मूवमेंट के थ्रू नहीं, ऑर्डिनरी पीपल ने भी डिमांड की है कि ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि जो आदमी जैसा रहना चाहता है उसको ऐसा रहना देना चाहिए। मोस्ट मेल फीमेल मैरिड कपल टेक फॉर ग्रांटेड द डे आफ्टर द मैरी दे कैन ओपन जॉइंट अकाउंट। तो दोनों मेल और फीमेल जो हैं उनकी जब शादी होती है जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। मेक हेल्थ एंड फ्यूनरल रिलेटेड डिसीजन फॉर ईच अदर। तो हेल्थ और फ्यूनरल रिलेटेड डिसीजन दोनों एक दूसरे के लिए ले सकते हैं। एंड इनहेरिट ईच अदर प्रॉपर्टी, तो दोनों की प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। 2 वुमेन और 2 मैन हु आर मैरिड बाय रिलीजियस राइट्स ऑन और इन अ फॉरेन कंट्री कैन नॉट डू दीज थिंग्स। तो दो वुमेन और 2 मैन जो हैं वो अगर ऐसा करते हैं तो वो फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ना तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ना एक दूसरे के लिए डिसीजन लगता है। व्हेन एन इंडियन मैन मैरिज ए फॉरेन वुमेन सी इमीडिएटली गेट द राइट टू अप्लाई फॉर ए PIU। तो अगर एक कोई इंडियन आदमी है वो फॉरेन वुमेन से शादी करता है तो उसको PIU के लिए वो अप्लाई कर सकता है, विच अलाउ हर टू परमानेंटली लिव एंड वर्क इन इंडिया। तो वहाँ के भी जो वो भी है वो भी मतलब परमानेंटली इंडिया में रह भी सकते हैं और इंडिया में वर्क कर सकते हैं। बट व्हेन द लीगली मैरिज ए फॉरेन मैन इन अदर कंट्रीज से ताइवान, हिज हस्बैंड रिमेन ए लीगल स्ट्रेंजर टू हिम एंड कैन ओनली गेट ए टूरिस्ट वीजा टू स्टे एट मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। तो मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री है तो वहाँ पे क्या है कि अगर कोई ऐसा लीगल मैरिज करता है तो वो उसको एक टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, PIU नहीं मिलता है, स्ट्रेंजर की तरह 6 महीने के लिए टूरिस्ट वीजे पे रह सकता है। नाउ कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इंडिया हैज़ फाइनली जॉइन द डेमोक्रेसी दैट हैव डिस्क्रिमिनाइज सेम सेक्स रिलेशन। तो इंडिया उन डेमोक्रेसीज में शामिल हो रहा है, ज्वाइन कर रहा है जो सेम सेक्स रिलेशन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इट इज़ नाउ टाइम टू ज्वाइन द मेनी डेमोक्रेसीज विच रिकग्नाइज द राइट ऑफ सिटीजन टू मैरिज एनीवन सी चूज। तो अभी ऑथर ने कहा है कि अभी इंडिया को क्या करना चाहिए, कोई ऐसी डेमोक्रेसीज को ज्वाइन करना चाहिए जो क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है, जैसे कि इंग्लैंड में है। बट व्हेन दे कम, जैसे कि नहीं, अंटिल दिस हैपन व्हेन वी हैव ए स्टेन सिचुएशन वेयर ए कपल इज लीगली मैरिज इन से इंग्लैंड, बट व्हेन दे कम टू इंडिया दे आर सिंगल, ठीक है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लैंड में मान लीजिए लीगलाइज है, ठीक है, तो अभी इंडिया में लीगलाइज नहीं है। तो मान लीजिए इंग्लैंड में किसी ने शादी कर ली, मान लीजिए सेम सेक्स है, मान लीजिए दोनों लड़कियां हैं, ठीक है, तो इंडिया में आएंगे, अगर इंडिया उसको अप्रूवल नहीं देगा तो इंडिया में सिंगल होंगे। तो भाई उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि किस वीज़ा पे आएंगी, वो सिंगल लिखेंगे या मैरिड लिखेंगे। अगर उन्होंने सिंगल लिख दिया तो वो इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं, अगर उन्होंने मैरिड लिखा तो इंडिया उसको अप्रूवल नहीं देगा। तो दैट इज़ द थिंग जो इस एडिटोरियल में लिखा गया था। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। So that's all for today. Have a good day.